नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इटर्नल डिस्कवरी पर। आज हम एक बेहद ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा क्यों दिया और 5 पॉइंट्स में समझेंगे पूरी दास्तान को। ये बातें तो आप सभी को पता ही है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से चल रहे पॉलिटिकल अनबैलेंस और विरोध प्रदर्शनों ने वहां की स्टेबिलिटी को गंभीर रूप से इफेक्ट किया है। पर ये संकट की जड़ें कहां है और ये कैसे विकराल रूप धारण कर गया, आइए गहराई से समझते हैं बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ। इसका पहला पॉइंट है विरोध प्रदर्शन का कारण। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों का कारण कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन सिस्टम है। इस सिस्टम के मुताबिक 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने योगदान दिया था उनके परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% रिजर्वेशन का व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के योगदानकर्ताओं को सम्मान देना और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। हालांकि समय के साथ इस रिजर्वेशन प्रणाली को लेकर डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता गया और वहां के स्टूडेंट ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने वाले छात्रों का मानना है कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से ब्रिलियंट स्टूडेंट को नौकरियों में अवसर नहीं मिल रहे। वे इस रिजर्वेशन को खत्म कर रेमिट बेस्ड सिस्टम की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये रिजर्वेशन प्रणाली करप्शन और पार्शियलिटी को बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख हसीना की सरकार इस रिजर्वेशन प्रणाली का उपभोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। आरोप लगाया गया है कि आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को सरकारी नौकरियों में प्रायोरिटी दी जा रही थी, जिससे सामान्य नागरिकों में आक्रोश फैल गया। छात्रों ने इस रिजर्वेशन प्रणाली के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो धीरे धीरे अन्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुटकर व्यापक विरोध का रूप ले गया। रिजर्वेशन सिस्टम के विरोध में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों ने पूरे देश में विरोध शुरू कर दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिंसा की बातें आम हो गई, जिससे शिक्षा का माहौल प्रभावित हुआ। इसका दूसरा पॉइंट, आंदोलन के हिंसक रूप धारण करने का कारण। प्रदर्शन की शुरुआत शांति से हुई थी, लेकिन जल्द ही इसने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिसों के बीच हुए संघर्ष ने स्थिति को और जटिल बना दिया। आइए समझते हैं ये आंदोलन कैसे हिंसक हुआ और इसके पीछे कौन से कारक काम कर रहे थे। जुलाई में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में पहली बार उस समय सुर्खियों में आई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आंदोलन और भी आक्रामक हो गया। इन झड़पों में लगभग 300 लोग मारे गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। पुलिस की बर्बरता के वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे स्थिति को और भी विस्फोटक बना दिया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और कई क्षेत्रों में सेना की तैनाती की गई। इसके बावजूद हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। सरकार ने आंदोलनकारियों को जब दबाव बनाने के लिए बड़ी संख्या में गिरफ्तारी की, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई। गिरफ्तारियों के बाद आंदोलनकारियों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई। हिंसा और अशांति ने समाज में भय का माहौल बना दिया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे और सामान्य जनजीवन बाधित हो गया। इससे सरकार के खिलाफ जनता का असंतोष बढ़ता गया। लोग शेख हसीना के इस्तीफा की मांग करने लगे, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। इसका तीसरा नंबर पॉइंट है सरकार की नीतियों और उपायों का विश्लेषण। सरकार ने इस संकट को हल करने के लिए कई उपाय किए, लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हुआ। आइए इन उपायों को एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों ये सफल नहीं हो पाए। रिजर्वेशन प्रणाली में बदलाव की घोषणा। 23 जुलाई को सरकार ने रिजर्वेशन सिस्टम में बदलाव की घोषणा की, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और वास्तविक बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच विश्वास की कमी के कारण ये पहल विफल रही। प्रदर्शनकारी इस बदलाव को महज दिखावा मानते थे और उन्होंने
अपने विरोध को और तेज कर दिया। कानून व्यवस्था के उपाय। सरकार ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्फ्यू और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध जैसे उपाय किए, लेकिन ये भी असफल रहे। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सरकार पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्याचार बंद करने की मांगे की। इसके बावजूद सरकार के कदमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। राजनीतिक दांवपेच। शेख हसीना ने अपने इस्तीफा से पहले कई राजनीतिक चालें चली, जिनमें विपक्षी नेताओं से बातचीत शामिल थी। हालांकि इससे भी कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। आवामी लीग के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आई। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शेख हसीना के फैसलों पर सवाल उठाए और स्थिति को बेहतर ढंग से संभालने की मांग की। इसके पॉइंट नंबर 4, शेख हसीना का इस्तीफा और देश छोड़ना। आखिरकार शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने देश छोड़ दिया। यह फैसला न केवल बांग्लादेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी हो सकते हैं। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। क्यों लिया इस्तीफा? शेख हसीना के इस्तीफे का मुख्य कारण बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव और राजनीतिक अशांति था। उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ व्यापक असंतोष था और प्रदर्शनकारियों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। बढ़ते हुए आर्थिक संकट और सामाजिक अशांति ने उनकी स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। जनता के दबाव और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बीच उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। इस्तीफा के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। राजनीतिक विरोधियों और असंतुष्ट जनता से सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया। रिपोर्टर्स के अनुसार शेख हसीना भारत होते हुए यूरोप के किसी देश में जाने की योजना बना रही है। उनकी गैर मौजूदगी में बांग्लादेश में नई राजनीतिक समीकरण बनने की संभावनाएं बढ़ गई है। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज-जमा ने राजनीतिक स्थिति को संभालने का बीड़ा उठाया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया है कि सेना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सेना के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की गठन की तैयारी की जा रही है। खबरों के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इस अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर सकते हैं। इसका 5 नंबर पॉइंट, विदेशी हस्तक्षेप और भविष्य की संभावनाएं। बांग्लादेश की मौजूदा संकट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। इस पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करते हैं और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हैं। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार बांग्लादेश में चल रही हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी IAS का हाथ हो सकता है। जमात-ए-इस्लामी के छात्र संगठन छात्र शिविर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे पाकिस्तानी समर्थन प्राप्त है। भारत के पूर्व राजदूत हर्ष श्रृंगला ने भी इस बात की संभावना जताई कि विदेशी ताकतें बांग्लादेश में अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी हार्मफुल है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। यह सरकार अगले चुनाव तक देश की बागडोर संभालेगी। इस सरकार की प्राथमिकता होगी देश में स्थिरता और शांति स्थापित करना। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी आर्थिक और सामाजिक सुधार। उन्हें रिजर्वेशन प्रणाली पर पुनर्विचार करना होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। बांग्लादेश के मौजूदा संकट में भारत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वे बांग्लादेश में स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्थन और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आर्थिक सहायता और निवेश भी बांग्लादेश के लिए अहम होगा, जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सके और युवाओं को रोजगार के अवसर दे सके। पर अब बांग्लादेश के पड़ोसी देशों पर कई तरह से प्रभाव पड़ सकता है। आइए देखते हैं ये प्रभाव क्या हो सकता है। भारत पर प्रभाव। बांग्लादेश में अस्थिरता के कारण भारत में शरणार्थियों की संख्या बढ़ सकती है, खासकर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में। इससे इस राज्य में आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक
दबाव बढ़ सकता है। अवैध प्रवासियों की संभावित बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इससे स्थानीय जनसंख्यिकी में बदलाव और राजनीतिक विरोध बढ़ सकता है। भारत के राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर बांग्लादेश में नई सरकार का भारत के प्रति रुख बदलता है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत थे, लेकिन नई राजनीतिक व्यवस्था के तहत ये बदल सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अस्थिरता के कारण सीमा पर व्यापार में रुकावट आ सकती है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। चीन पर इसका प्रभाव। चीन बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, खासकर अगर कोई नई सरकार चीन के प्रति अधिक अनुकूल हो। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत बांग्लादेश में कई परियोजना चल रही है, जिन पर असर पड़ सकता है। चीन, भारत और अन्य क्षेत्रीय ताकतों के बीच शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। चीन बांग्लादेश में अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान पर प्रभाव। पाकिस्तान बांग्लादेश की अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। ये स्थिति पाकिस्तान के लिए एक अवसर हो सकती है, खासकर अगर बांग्लादेश की नई सरकार पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक रुख अपनाती है। अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता जारी रहती है तो ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक चुनौतियां भी पैदा कर सकती है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर। नेपाल और भूटान पर प्रभाव। बांग्लादेश की स्थिति का प्रभाव सार्क जैसी क्षेत्रीय संगठन के सहयोग पर भी पड़ सकता है। अस्थिरता के कारण क्षेत्रीय सहयोग और विकास परियोजनाएं प्रभावित हो सकती है। नेपाल और भूटान के लिए भी बांग्लादेश के साथ व्यापार और यात्रा संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने देखा वो 5 कारण है कि बांग्लादेश अभी जिस स्थिति में होकर गुजर रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है और भविष्य में इससे क्या क्या प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, यही थी बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर एक विस्तृत चर्चा। शेख हसीना का इस्तीफा और बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने यहाँ की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। देश में स्थिरता और शांति की बहाली के लिए आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश इस संकट से उभरकर एक बेहतर और स्थिर भविष्य की ओर अग्रसर होगा। साथ ही अभी के समय के लिए बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का उसके पड़ोसी देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। आंतरिक सुरक्षा, शरणार्थी संकट, व्यापार संबंध और कूटनीतिक समीकरणों पर इस अस्थिरता के गहरे प्रभाव हो सकते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता स्थापित हो। यदि आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इस पर विस्तृत से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।